ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। टेम्परेचर के असरात गैस के वॉल्यूम के ऊपर, और इस लॉ को हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। अच्छा बेटा, चार्ल्स लॉ के अंदर जो अमाउंट ऑफ द गैस है, जो आप गैस का अमाउंट लेंगे वो कांस्टेंट होगा, और प्रेशर ऑफ द गैस वो भी कांस्टेंट है। देखो चार्ल्स लॉ के अंदर क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस। अमाउंट भी कांस्टेंट होगा बेटा। गैस का जो अमाउंट है, मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे, और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। इसलिए कि अमाउंट ऑफ द गैस जो है उसका वॉल्यूम पर असर पड़ता है, और प्रेशर का भी आप पढ़कर आए असर पड़ता है। इन दोनों चीजों जो दोनों चीजें हैं उनको हमने कांस्टेंट रखना है। उसके बाद देखना है कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है वॉल्यूम के ऊपर। बेटा टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है वॉल्यूम के ऊपर, तो जो गैस का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। बेटा गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है गैस। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल स्लोली मूव करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, करीब आते हैं लो टेम्परेचर पे, और जो गैस का सैंपल है वो श्रिंक हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है उसका। तो इसका मतलब है जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। तो ये है चार्ल्स लॉ जो कहता है वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस। बेटा जो गैस का वॉल्यूम है, गिवन मास का मतलब जो मास आपको गिवन है जितना भी है उसको कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बेटा जो प्रेशर है उसको हमने कांस्टेंट रखना है। तो अब देखो इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी वो इस टाइप की होगी, V वॉल्यूम है जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T एब्सोल्यूट। बेटा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T एब्सोल्यूट के, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, और जो एन है वो भी कांस्टेंट होगा। मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, अमाउंट भी कांस्टेंट होगा। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देंगे
बेटा ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको रिमूव कर देते हैं हम, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट। देखो साइन जो प्रोपोर्शनलिटी का इसको रिमूव करके इसकी जगह पे क्या लगा देते, कांस्टेंट लगा देते के। ठीक है बेटा, साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव कर दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, के लगा दिया, तो v इज इक्वल टू के टी, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, या v अपॉन टी इज इक्वल टू के। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी। ये क्वेश्चन बन गई सेकंड, ये क्वेश्चन बन गई थर्ड। तो v अपॉन टी इज इक्वल टू के, ये कहता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम। बेटा रेशियो किसका, वॉल्यूम का, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रेशियो किसका, वॉल्यूम का, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे इज ऑलवेज कांस्टेंट। बेटा ये कहता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है। देखो किस तरह इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो थोड़ा इधर कुछ लिख लेते हैं हम, वॉल्यूम की वैल्यू लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, वॉल्यूम की वैल्यू लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और टेम्परेचर लेते हैं केल्विन के अंदर। ठीक है, और जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 546 सेंटीमीटर क्यूब में। चलो सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने, अब लिखने की जरूरत नहीं है इधर। 546 बेटा सेंटीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर है 273 केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है। अब टेम्परेचर को डबल कर दें। देखो ये इनिशियल वॉल्यूम और ये इनिशियल टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर को डबल करेंगे तो बेटा वॉल्यूम डबल हो जाएगा। टेम्परेचर को डबल करने से वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। टेम्परेचर का दे 546, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बेटा इसका डबल हो जाएगा, 546 का डबल हो जाएगा। 546 और प्लस 546 ऐड कर दो, हो जाएगा 1092। 1092। अब इनका रेशियो निकालें, अब इनका रेशियो निकालेंगे, कांस्टेंट आएगा जवाब। बेटा इनका रेशियो कांस्टेंट होगा, v और t का रेशियो जो निकलेगा तो v अपॉन t, बेटा v और t का रेशियो जो कांस्टेंट निकलेगा, देखो v अपॉन t इज इक्वल टू k। अब देखो v कितना है 546 डिवाइड बाय 273, जवाब 2 आ गया। अच्छा वॉल्यूम कितना है 1092 डिवाइड बाय 546, अभी जवाब 2 आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि v और t का रेशियो कांस्टेंट है। बेटा देखो ये v, ये v1 और ये t1, इसका जवाब कितना आया है, देखो इसका जवाब 2 आया है। ये v2 और t2, इसका जवाब भी क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट है। बेटा देखो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट है। देखो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो ये नहीं होगा जवाब। बेटा देखो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो ये जवाब नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सपोज करते हैं आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर,
तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम डबल नहीं होगा, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर लिया है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम डबल नहीं होगा। आप ऐसा करें, जो आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है उसको आप केल्विन में तब्दील कर दें। बेटा जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है उसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, और केल्विन को डबल करने से वॉल्यूम डबल होता है। देखो आपको टेम्परेचर जितना भी दिया जाए डिग्री सेंटीग्रेड में, आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया टेम्परेचर है तो 273 का मतलब 10 के अंदर 273 ऐड कर दो, 283 होगा। और 283 का जब डबल करेंगे आप लोग तब वॉल्यूम डबल होगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसमें लिखा हुआ है ना बात कि भाई वॉल्यूम को टेम्परेचर को डबल करने से वॉल्यूम डबल होता है, वो तो समझते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को डबल करने से वॉल्यूम डबल होता है। बेटा ऐसा नहीं है। टेम्परेचर आप लेते हैं केल्विन के अंदर, केल्विन में टेम्परेचर को डबल करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। आप देखो ये टेम्परेचर केल्विन में था 273, इसको डबल किया हमने 546, तब वॉल्यूम जाकर डबल, और इनका रेशियो भी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम टूवर्ड्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट का मतलब है केल्विन में, एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब है जो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब अगर इनिशियल वॉल्यूम ठीक है, is V1 and initial temperature is T1। अगर इनिशियल वॉल्यूम बेटा V1 हो, इनिशियल टेम्परेचर T1 हो, then equation 3 can be written as इक्वेशन 3 को कैसे लिखेंगे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K। देखो बेटा ये है, ये चार्ल्स की इक्वेशन है, V अपॉन T इज इक्वल टू K। ये क्वेश्चन थर्ड है। अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ये V1 और ये T1, तो V1 अपॉन T1 का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और V2 अपॉन T2 का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। अभी निकाल कर रहे हैं दोनों, ये V1 अपॉन T1 का रेशियो निकाला 2, ये V2 अपॉन T2 का रेशियो निकाला, वो भी क्या था 2, का मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी उसकी। तो देखो बेटा V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, K के बराबर है। सिमिलरली V2 अपॉन T2 किसके बराबर होगा, K के बराबर। V2 फाइनल वॉल्यूम और T2 फाइनल टेम्परेचर। बेटा V2 फाइनल वॉल्यूम है और T2 है फाइनल टेम्परेचर, तो V2 अपॉन T2 भी K के बराबर है। और जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 4 एंड 5, हमें क्या मिलेगा, 4 और 5 को कंबाइन करने से V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। बेटा V1 अपॉन T1, V1 और T1 का रेशियो और V2 और T2 का रेशियो दोनों बराबर होंगे। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था कि बेटा V1 और अपॉन T1 और V2 अपॉन T2 दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं बेटा, इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, और आगे हमने डेरिवेशन करनी है किसकी, एब्सोल्यूट जीरो की भी, और चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन भी हमने पढ़नी है। ठीक है, जिसमें डेरिवेशन है किसकी, एब्सोल्यूट जीरो की डेरिवेशन है। मगर उससे पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। वो ये है, हाइड्रोजन गैस
occupies volume 100 centimeter cube at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन गैस है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 100 cm एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एट व्हाट टेम्परेचर? इन सेल्सियस इट्स वॉल्यूम विल बी डबल। बेटा हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? 100। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 100 cm 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बताएं किस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा? और टेम्परेचर भी कौन सा? सेल्सियस पे। इसका वॉल्यूम जो होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इनिशियल वॉल्यूम जो इसका है, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 100 है, और जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। टू 273 केल्विन बन जाएगा। बेटा बनेगा 273 केल्विन। और जो फाइनल वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा, हो जाएगा 2V1। बेटा इनिशियल के डबल हो जाएगा, मतलब है 2V1। 2V1 से मुराद है 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 200। और T2 फाइंड करना है, तो याद कर लो टेम्परेचर केल्विन को डबल करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। जब टेम्परेचर केल्विन को डबल करेंगे बेटा वॉल्यूम डबल हो जाएगा। टेम्परेचर केल्विन में दिया गया आपको 273, केल्विन टेम्परेचर को डबल करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने पहले बता दिया नहीं डबल करना है बेटा। टेम्परेचर जितना भी आपको केल्विन में दिया जाए उसको डबल कर दो, मतलब 273 केल्विन का डबल करेंगे 546 केल्विन पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस अगर सेंटीग्रेड में लाना चाहते हैं तो केल्विन में से 273 आपको माइनस करना पड़ेगा। बेटा केल्विन में 273 क्या करेंगे आप लोग? माइनस कर देना। ठीक है, तो अब देखो इसका फार्मूला है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये बेटा फार्मूला है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, जो भी पढ़ कर आए थे ये फार्मूला लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V1 T2, बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में V1 T2 हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये V1 और T2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और V2 और T1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो V1 T2 हो जाएगा और V2 T1 हो जाएगा। हाँ, अब तो आपको फाइंड क्या करना है? T2 फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। बेटा आपको फाइंड करना है T2 फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम? V2 T1 अपॉन V1। आप वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। V2 की वैल्यू आपको गिवन होगी V2 200, अच्छा आपको T1 की वैल्यू गिवन होगी, T1 की जो 273 केल्विन है, और V1 की वैल्यू गिवन है जो 100 cm3 है। देखो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा आपस में, बेटा वॉल्यूम आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 100 का 200 को 2 बार लगेगा, 100 का 200 को कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 से तो जवाब आएगा 546 केल्विन पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। हाँ, अब क्या करते हैं, इधर ही इसको हल कर देते हैं बाकी पोर्शन को। कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड में।
तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है केल्विन माइनस 273। बेटा केल्विन में 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि जब डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में तब्दील कर रहे थे तो 273 हमने ऐड किया था। देखो डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में तब्दील कर रहे थे तो 273 हमने ऐड किया था। अब केल्विन को वापस डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना चाहते हैं तो 273 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 546 है माइनस 273, तो जवाब आएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यही हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप स्टार्ट करेंगे। बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप स्टार्ट करते हैं तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम डबल हो जाता है। बेटा अगर आप स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो वॉल्यूम डबल कब होगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम डबल हो जाता है। देखो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम इसके अंदर भी है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। उसके बाद बेटा आगे पढ़ेंगे हम डेरिवेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा एक पेज आपको मैं बता देता हूं, 45 पंजाब की टेक्स्ट बुक का है। 250 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है। देखो 250 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस है जिसको हम कूल करते हैं 127 से -27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। देखो कूलिंग से वॉल्यूम कम हो जाएगा। बेटा हाइड्रोजन गैस है जिसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम कूल कर रहे हैं 127 से लेकर -27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बताए वॉल्यूम क्या होगा, यू वॉल्यूम क्या होगा। तो डेटा मैं लिखवा देता हूं आपको। इसका जो V1 है बेटा 250 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो T1 है अच्छा T1 है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 ऐड करेंगे हम, 400 केल्विन हो गया। और T2 क्या है बेटा, T2 देखो, और T2 है -27 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 ऐड कर दो इसके अंदर भी, तो 273 में 27 बेटा माइनस करेंगे 246 हो जाएगा। तो इसका मतलब है फाइनल टेम्परेचर कम हो गया है बेटा, फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको V2 मालूम करना है। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। बेटा चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1 अपॉन T1 बराबर है किसके, V2 अपॉन T2 के। V1 अपॉन T1 बराबर है V2 अपॉन T2 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उनको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या बन जाएगा, V1 T2 बेटा V1 T2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और V2 और T1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। अच्छा अब देखो आपको फाइंड करना है V2। बेटा V2 फाइंड करना है आपको, V2 मालूम करना है। तो V1 T2 ऊपर जाएंगे और T1 नीचे आ जाएगा। अब देखो V1 की वैल्यू क्या है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 की वैल्यू कितनी है 246 केल्विन।
और T1 की क्या वैल्यू है, T1 की 400 केल्विन। तो बेटा केल्विन केल्विन में कैंसिल हो जाएगा। देखो केल्विन जो है केल्विन के अंदर कैंसिल हो जाता है और इसका आंसर आता है 153। इसका आंसर आता है 153 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो देखो फाइनल वॉल्यूम इसका डिक्रीज हुआ है। और ये पुराने पेपर के अंदर जब एनटीएस इस तरह के टेस्ट कंडक्ट करवाता था तो ये प्रॉब्लम भी टेस्ट के अंदर आया हुआ है। पुराने पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा, एनटीएस जब पेपर लेता था तब। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है। बेटा एक्सपेरिमेंट करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो देखिए एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करना कि गैस को जब हम सपोज कहते हैं गैस का एक सिलेंडर है और जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन जो होता है वो मूव करता है, अपवर्ड भी मूव कर सकता है, डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। और उसके अंदर आपने गैस को फिल किया है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ द गैस जो है वो कांस्टेंट है, मोल्स गैस के कांस्टेंट है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट है। गैस इसमें से एस्केप नहीं हो सकती। जब इसको आप हीट देंगे, जब इसको सिलेंडर को आप हीट देंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड होंगे, वो आपस में टकराएंगे, पिस्टन के साथ कोलाइड होंगे और पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जो वॉल्यूम होगा इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर में कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है हमने, ठीक है। अगर पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन मूवेबल नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाएगा। बेटा देखो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की कोलिन बढ़ती है, कोलिन बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है वैसे, मगर हमने प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसलिए वॉल्यूम को इंक्रीज होना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है और पिस्टन फिक्स है एक जगह पे, मूवेबल पिस्टन नहीं है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से बेटा प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप भी डायरेक्ट है, जिसको हम कहते हैं प्रेशर लॉ। ये टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, उसके लिए आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बेटा देखो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के भी होता है, शर्त है कि वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स जो आगे दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वेलोसिटी भी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं और गैस का जो सैंपल है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो। बेटा एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है, उसकी डेरिवेशन। अच्छा अब आते हैं उसी क्वेश्चन पे जो हम पहले कर रहे थे कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा। अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं वॉल्यूम, एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा करते हैं, बेटा टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करते हैं, 2 डिग्री का इजाफा करते हैं, 3 डिग्री का इजाफा करते हैं, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का इजाफा करते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगी, उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो उसकी भी एक डेफिनेशन है जहां से एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो ड्राइव होता है। बेटा जहां से डेरिवेशन है किसकी, एब्सोल्यूट जीरो की। तो सेकंड डेफिनेशन जो इसकी है बेटा, दूसरी डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की, ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जो गैस का वॉल्यूम है
given mass of the gas, constant mass of the gas increases or decreases, increases or decreases by 1 upon 273 times. बेटा ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इंक्रीजेस और डिक्रीज, इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा 1 upon 273 टाइम्स टू its ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर एवरी डिग्री rise or fall in temperature at constant pressure. ये कहता है अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, बेटा गैस का वॉल्यूम मतलब गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे, 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में इजाफा होगा 1 upon 273 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री कम करेंगे तो वॉल्यूम में कमी होगी, वो भी किस हिसाब से 1 upon 273 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ये कहता है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में इजाफा होगा, कितना इजाफा होगा 1 upon 273 टाइम्स टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम में कमी होगी, वो भी किस हिसाब से कमी होगी 1 upon 273 टाइम्स के हिसाब से कमी होगी। ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके लिए प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब देखते हैं किस तरह। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है V नॉट, इसको हम कहेंगे इनिशियल वॉल्यूम, या V1 लिख दो, आपकी मर्जी है V1 लिख दो या V नॉट लिख दो। V नॉट का मतलब है ओरिजिनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। चलो इसको V1 लिख देता हूं मैं, V1 लिख देता हूं। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इनिशियल वॉल्यूम है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या होगा V1 होगा, ये इनिशियल वॉल्यूम है। बेटा इनिशियल वॉल्यूम को आप V नॉट लिख दो या V1 लिख दो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं। ओरिजिनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है। अब इजाफा कितना होगा, ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये तो इनिशियल है, इजाफा ये हो जाएगा V1 इंटू 1 upon 273, ये इसमें इजाफा है। ये बेटा इजाफा ये है, जो इजाफा हुआ वो ये इजाफा है, इसके अंदर इतना इजाफा होगा। अच्छा, अब आते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इजाफा कितना होगा, तो V1 ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस V1 इंटू 2 upon 273, ये इजाफा हुआ है 2 upon 273। अच्छा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा इजाफा, तो V1 प्लस V1 इंटू 3 upon 273। फिर 4 डिग्री पे, फिर 5 डिग्री पे, फिर सपोज करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इजाफा कितना होगा, V1 प्लस V1 इंटू 10 upon 273। अच्छा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ाते जाएंगे बेटा, एक एक डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे। फाइनली कहां तक पहुंचे हम, देखो 0 से स्टार्ट किया था हमने, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर पहुंच गए कहां पे 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होगा, V1 होगा प्लस V1 इंटू 273 अपॉन 273, क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2V1 वॉल्यूम डबल,
बेटा वॉल्यूम डबल हो गया। और ये प्रॉब्लम भी करके आए थे पहले हम देखो एक हमने प्रॉब्लम भी किया था इसका कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है 100, तो वॉल्यूम डबल कब होगा? देखो इसका जवाब देखो 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा 273 पे देखो 2v1 का मतलब है जितना ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसका डबल हो जाएगा। अच्छा सपोज करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 546 है सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम है 546 cm क्यूब। तो 1 डिग्री से क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा? 546 लिखेंगे। अब इजाफा क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273। ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 546 इंटू 1/273। 273 का 546 को कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। तो 546 में इजाफा होगा 2 का, 548 हो गया। अच्छा 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? 546 प्लस 546 ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 2/273। 2/273 कितनी बार लगेगा इसको? 2 बार। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 546 में से 4 ऐड कर देंगे हम, 550 हो गया। अच्छा 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 546 प्लस 546 ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ा दिया हमने, 3/273। 273 इसको लगेगा 2 बार। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 552 हो जाएगा। अच्छा अब बढ़ा दें 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें। अब वॉल्यूम में कितना इजाफा होता है? 546 ओरिजिनल प्लस 546 ये V1 है, प्लस क्या होगा 546 इंटू 273 अपॉन 273। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब होगा 10092। तो वॉल्यूम डबल कब हुआ? 0 से स्टार्ट किया था, कब डबल हुआ गया? 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 546 केल्विन पे, 546 केल्विन पे। ये भी इसका प्रॉब्लम अभी हमने किया था। इसको देखो ये सेम ही है। ये था 273 केल्विन का मतलब है 0 केल्विन। 0 केल्विन है ये। 0 केल्विन के वॉल्यूम में 546। ये 546 केल्विन मतलब 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें वॉल्यूम देखो डबल हो गया। अच्छा ये तो हम बढ़ा रहे हैं, अगर कम करेंगे तो बेटा वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है V1, तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा वॉल्यूम बेटा? -1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कमी आएगी, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो अब देखो वॉल्यूम में कमी हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? V1 -V1 इंटू 1/273। देखो माइनस का हो गया, कम हो रहा है वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 -V1 इंटू 1/273। -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या होगा? V1 -V1 इंटू
3/273 कम होता जाएगा। अच्छा, -273 पे क्या होगा बेटा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? V1 -V1 इंटू 273/273 कैंसिल हो जाएंगे। V1 -V1 0। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड volume of gas is considered theoretically zero। क्योंकि बेटा प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो सकता, ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली इतना अचीव नहीं हो सकता है, तो हम कंसीडर करते हैं कि इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि गैस रहेगी नहीं फिर। क्योंकि जब टेम्परेचर को कम कर देते हैं हम, टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देते हैं, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, वेलोसिटी भी कम हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं और गैस लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती है। जो गैसेस हैं वो लिक्विफाइड होती हैं या सॉलिडिफाइज भी हो जाती है। अच्छा, वो डिपेंड करता है गैस की नेचर पे। जो गैसेस पोलर होती हैं वो इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, मगर जो नॉन पोलर गैसेस हैं वो थोड़ी डिफिकल्टी से लिक्विफाइड होती है। ठीक है, मगर -273 पर जितनी भी गैसेस हैं या तो लिक्विफाइड हो जाएंगी वो या सॉलिडिफाइड हो जाएंगी, तो गैस का बिहेवियर रहेगा ही नहीं, इस पे गैस बिहेवियर आपको मिलेगा ही नहीं। ये इतना लोअर टेम्परेचर है, ये बेटा इतना कम टेम्परेचर है कि यहाँ पे आपको गैस का बिहेवियर मिलेगा ही नहीं। वो गैस या तो लिक्विड में तब्दील हो जाएगी या वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, वो गैस रहेगी नहीं। इसलिए गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली हम कंसीडर करते हैं जीरो हो जाता है। किस पे? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है। टेम्परेचर -273.16 is called is equal to 0 केल्विन। बेटा ये 0 केल्विन के बराबर है, या इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। देखो बेटा, केल्विन में जो टेम्परेचर होता है होता है डिग्री सेंटीग्रेड +273। तो -273 +273 किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। तो -273 जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड, वो किसके बराबर है बेटा? 0 केल्विन के बराबर है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। बेटा एब्सोल्यूट जीरो पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? जीरो। तो ये डेरिवेशन थी एब्सोल्यूट जीरो के लिए, 0 केल्विन के लिए। अच्छा, अब देखो गैस का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो है ओरिजिनल 546 है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? -1 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? तो 546 -546 ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1/273। तो 273 इसका, इसको 2 बार लगेगा, 2 इसमें से माइनस कर देंगे, 544 हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो गया, देखो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया। -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो 546 माइनस क्या होगा? 546 इंटू 2/273। तो 273 का इसको कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो 546 में से 4 आप माइनस कर दें तो जवाब क्या आ जाएगा?
542 हो जाएगा। इससे वॉल्यूम में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। अब -273 पे क्या होगा, तो बेटा 546 -546 इंटू 273 अपॉन 273, ये आपस में कैंसिल। 546 में से 546 क्या, 0। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे, -273 पे। -273 पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0। क्या बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये एब्सोल्यूट 0 के बराबर है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड सब जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0, तो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, क्योंकि ये इतना लो टेम्परेचर है जो प्रैक्टिकली अचीव नहीं हो सकता। और थ्योरेटिकली हम कंसीडर करते हैं कि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, क्योंकि जितने भी गैसेस हैं इससे पहले या तो लिक्विफाई हो जाती हैं या सॉल्टिफाई हो जाती है। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ बिटवीन वी एंड टी इज स्ट्रेट लाइन। बेटा ग्राफ जो होगा वी और टी के दरमियान क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जो ग्राफ होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है। बेटा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसलिए इनका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है, अब देखो ये टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, बेटा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, और वॉल्यूम है ये। ठीक है, आप सेंटीमीटर क्यूब में ले लो या डीएम क्यूब में ले लो वॉल्यूम, या डीएम क्यूब में ले लो। अच्छा यहाँ पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 100, 200, 300, 400, और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, -100, -300। बेटा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये जो यहाँ पे है यह -273। ये जो बेटा रेड लाइन है ये -273 के। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। बेटा ग्राफ कुछ इस तरह बनता है इसका गैस का। इसको देखो, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड गैस का इतना वॉल्यूम है ये, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इतना वॉल्यूम है। 100 पे देखो बढ़ रहा है, 200 पे और भी ज्यादा, 300 पे और भी ज्यादा, 400 पे और भी ज्यादा, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बेटा देखो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम, ये 100 पे इतना वॉल्यूम, 200 पे इतना वॉल्यूम होगा, 300 पे यहाँ पे तक वॉल्यूम होगा, 400 पे ये वॉल्यूम। इसका मतलब है वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। मगर टेम्परेचर को कम करने के बाद देखो ये ब्रोकन लाइन्स आई है, ये देखो लाइन क्या है, ब्रोकन लाइन है ये। और ये यहाँ पे देखो गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर को जब हम लो करते हैं तो जो मुख्तलिफ गैसेज हैं
वो लिक्विफाइड या सॉल्डिफाइड हो जाती है बेटा, लिक्विफाइड और सॉल्डिफाइड हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये लॉ अप्लाई भी नहीं होगा बेटा। जो चार्ल्स लॉ है ये अप्लाई होता है आइडियल गैस के लिए। वो गैस आइडियल रहती ही नहीं, वो नॉन आइडियल बन जाती है, तो वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती है या सॉल्डिफाइड। तो जितनी भी गैसेज हैं, देखो ये जितनी भी गैसेज हैं, ये सब की सब -273 पे कोई भी गैस का बिहेवियर मिलेगा ही नहीं आपको, और गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है बेटा, गैस का वॉल्यूम जीरो, क्योंकि ये लाइन जब इसको एक्स्ट्रा प्लाट करते हैं ना, इस लाइन को जब हम एक्स्ट्रा प्लाट करते हैं तो ये टेम्परेचर एक्सिस को कहां पे काट दिया जाता है? -273 पे। बेटा ये टेम्परेचर एक्सिस को देखो काट रही है कहां पे? -273 पे। ये बता रही है कि -273 पर जितने भी गैसेज हैं उनका वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है। थ्योरेटिकली वॉल्यूम, क्योंकि ये टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर है जो किसी गैस के लिए अचीव नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं थ्योरेटिकली ये इतना लोएस्ट टेम्परेचर है कि यहाँ पे किसी गैस का बिहेवियर आपको मिलेगा ही नहीं, और वॉल्यूम होगा जरूर मगर वो लिक्विड का होगा, सॉलिड का होगा। जो गैस का वॉल्यूम है वो नहीं होगा। गैस का वॉल्यूम जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई गैस मिलेगी नहीं इस टेम्परेचर पे, ये इतना लोएस्ट टेम्परेचर है। तो ये बेटा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। जब उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं यहाँ से आगे, तो देखो ये टेम्परेचर एक्स को काटता है कहाँ पे? -273 पे, और -273 पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो पर वॉल्यूम है इसका, 100 पे वॉल्यूम है, मगर टेम्परेचर जब लो हो जाता है तो वॉल्यूम देखो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम हो जाता है, और -273 पर वॉल्यूम जीरो। और ये ब्रोकन लाइन शो कर रही है कि मुख्तलिफ जो गैसेज हैं वो लोअर टेम्परेचर पे वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती है या सॉल्डिफाई में तब्दील होना शुरू हो जाती है, इसलिए ये देखो ब्रोकन लाइन से, क्योंकि यहाँ से इसके बाद लोअर टेम्परेचर पे जो गैस का बिहेवियर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगर फेडरर की बुक में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो भी कर लेते हैं, देखता हूं मैं। अच्छा बेटा, एक और ग्राफ है मुख्तलिफ प्रेशर पे, देखो डिफरेंट प्रेशर पे है। देखो तो ये टेम्परेचर और ये वॉल्यूम, ठीक है, और ये टेम्परेचर केल्विन में। जब टेम्परेचर केल्विन में होगा तो बेटा ये 0 केल्विन है, 0 केल्विन पे, तो ये ग्राफ जो गुजरेगा ओरिजिन से गुजरेगा। जब टेम्परेचर केल्विन में है तो याद कर लो ग्राफ जो गुजरेगा ओरिजिन से गुजरेगा, क्योंकि 0 केल्विन है ना। अब देखो गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अच्छा ये प्रेशर है, अगर प्रेशर को हम रखते हैं मेंटेन करते हैं 1 एटमॉस्फेयर पे, आया तो स्टिल लाइन आई है बेटा। प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर पे तो लाइन स्टिल लाइन आई है। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर प्रेशर को हम 2 एटमॉस्फेयर मेंटेन करेंगे तो ग्राफ की लाइन कहां पे होगी? इस तरफ होगी या इस तरफ होगी? बेटा प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। देखो प्रेशर अगर हम ज्यादा लेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? रिड्यूस होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसलिए ये जो लाइन होगी वो वॉल्यूम से दूर हो जाएगी। ये प्रेशर को एटमॉस्फेयर पे आई स्ट्रेट लाइन है, मगर देखो वॉल्यूम के एक्सिस से दूर हो रही है। अच्छा प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर, जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा बेटा वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वॉल्यूम एक्सिस से दूर होती जाएगी बेटा, वॉल्यूम एक्सिस से वो दूर हो जाएगी। अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ये लाइन किसकी तरफ जाएगी? वॉल्यूम। अगर 0.5 एटमॉस्फेयर है बेटा, प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर रखते हैं तो ये लाइन यहाँ पे आएगी।
0.5 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है तो ये लाइन यहां पे आएगी। ठीक है, और ये है P1, P2, P3, P5। इसका मतलब प्रेशर P5 पे क्या होगा, ज्यादा होगा। P5 का प्रेशर ज्यादा है P4 से, P4 का प्रेशर ज्यादा है P3 से, P3 का प्रेशर ज्यादा है P2 से, P2 का ज्यादा है P1 से। इसका मतलब है P5 पे प्रेशर कितना है, 4 एटमॉस्फेयर। P3 पे कितना है, 3 है। 2 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है, 0.5 एटमॉस्फेयर है। तो 0.5 एटमॉस्फेयर लाइन जो स्ट्रेट लाइन होगी वॉल्यूम के क्लोज होगी। बेटा 0.5 एटमॉस्फेयर लाइन जो होगी, जब प्रेशर आप 0.5 एटमॉस्फेयर रखेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, लार्जर होगा, और ये वॉल्यूम के क्लोज होगी। और फिर जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वॉल्यूम एक्सिस से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। तो बेटा ये ग्राफ था, और बाकी कल हम देखेंगे। यूएस में